आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है अद्वितीय हल की स्थिति में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए वज्र गुणनखंड विधि से। हमें कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उसको हमें पहले चेक करना होगा कि उसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। जब अद्वितीय हल की कंडीशन रहेगी तो उसमें हमको x और y की वैल्यू यानी कि मान निकालना है वज्र गुणनखंड विधि से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इक्वेशन से पहले सबसे पहले हम साइड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और ये a2 है 3, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9 जो डिवाइड होके आ जाएगा 1 अपॉन 3 तथा c1 अपॉन c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा तो शेष बचेगा 3 अपॉन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 जो है वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसलिए समीकरण युग्म जो है ये जो समीकरण दोनों युग्म दिए हुए हैं ये असंगत है, अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे हमको केवल किस कंडीशन में मान निकालने के लिए बोला है, जब समीकरण का अद्वितीय हल हो। यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका मान आगे नहीं निकालेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है इसका 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकंड नंबर इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को। यहाँ पे हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू है 2 अपॉन 3, 2 और ये 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू है 1 अपॉन 2 एवं c1 अपॉन c2 इक्वल टू है माइनस 5 अपॉन माइनस 8। ये माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 5 अपॉन 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के तथा b1 अपॉन b2 भी बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, अतः समीकरण युग्म जो है वो संगत है। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल की कंडीशन आएगी तो हमें फिर इसको आगे भी सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से। अब आप देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को देखेंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 और y का मान निकालने के लिए होता है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं या इसके लिए एक और मेथड है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पद को, दोनों इक्वेशन के फर्स्ट पद को छिपा लेंगे, फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा इन दोनों का करने के बाद माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इसको छुपाएंगे तो इसका इसका करेंगे, इसका इसका करेंगे, फिर इसको छुपाएंगे तो इसका इसका करेंगे और इसका इसका करेंगे। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी सही रहेगा और इस तरीके से अगर आपको सही लगता है तो ये और ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आपको दिखाया है कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे 1 और 8 का। जब इसको हम छुपा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 8 का, फिर 2 का और माइनस 5 का, और y की वैल्यू जब निकलेगी तो इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा 2 और
2 और ये -8 का, 5 और ये -3 का, 5 और -3 का, फिर इसको छुपाएंगे तो ये वाले पद आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे, वैसे भी आपने यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल ली है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1, B2, यहाँ से देख के भी आसानी से आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं फॉर्मूला याद करके। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है तो हो जाएगा x अपॉन 1 इंटू -2 -2 इंटू -5 इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -8 प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, अतः x इक्वल टू 2 एवं y इक्वल टू 1 होगा। आइए बच्चों फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। सेकंड नंबर इक्वेशन है 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू है 3 अपॉन 6, ये a1 और ये a2, ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। अब b1 अपॉन b2 इक्वल टू है -5 अपॉन -10, ये डिवाइड होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 और b2 का मान 1 अपॉन 2 तथा c1 अपॉन c2 इक्वल टू है 20 अपॉन 40 -20 अपॉन -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के तथा b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है, अतः उक्त समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि a1 a2 बराबर है v1 b2 के तथा v1 b2 बराबर है c1 c2 के, तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हमें x और y का मान तब निकालना है जब किसी रैखिक समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल हो, और चूंकि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसलिए इसको आगे नहीं निकालना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है इसका x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकंड नंबर इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 एवं c1 अपॉन c2 इक्वल टू हो जाएगा -7 अपॉन -15 इक्वल टू 7 अपॉन 15। यहाँ पे हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के तथा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी कि तीनों में से कोई भी आपस में मिल नहीं रहे हैं। ये समीकरण युग्म जो है ये संगत है, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्योंकि कोई भी आपस में मिल नहीं रहे हैं इसलिए केवल इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसलिए इसको आगे हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पे हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो x और y की वैल्यू होगी। यहाँ पे देख लेते हैं हम x अपॉन -3 इंटू -15 माइनस 3 इंटू -7 इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3 इंटू -3।
अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 45 माइनस 21 इक्वल टू y अपॉन माइनस 21 प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 आ जाएगा। इन तीनों में 6 है इसलिए 6 को हम कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। तो यहाँ पे 6 को निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा x अपॉन 4 इक्वल टू y के नीचे से 6 निकालने पे हम कॉमन लेने पे हमें मिलेगा y अपॉन माइनस 1, चूंकि यहाँ पे माइनस 6 था, इक्वल टू यहाँ पे ओनली 6 था, 6 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1। अतः x इक्वल टू 4 एवं y इक्वल टू माइनस 1 होगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है या कि लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन है अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हों। यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। सेकंड नंबर इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब हम यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए देख लेते हैं। आप जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के तथा b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2 के, यानी तीनों आपस में बराबर हो। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब हम सबसे पहले इसको छुपा लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो 7a माइनस ये 7 का बी में मल्टीप्लाई होगा तो 7b इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ पे मिलेगा 6a प्लस 2b माइनस 4। इसको इधर साइड लाके और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं तथा अब हम इसको छुपा लेते हैं। सबसे पहले इसको छुपा लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसको साइड कर देते हैं, इसको नहीं लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं। आप चाहें तो पहले इसको छुपा के भी इक्वेशन बना सकते हैं, तो जो ये 4th नंबर पे हमारी इक्वेशन बनी है 3rd नंबर पे बन जाएगी और जो 3rd नंबर पे है वो 4th नंबर पे बन जाएगी, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, एक बार 7 का a माइनस बी से करेंगे, एक बार 7 का a प्लस बी से करेंगे, एक बार 2 का 3a प्लस बी माइनस 2 से करेंगे, एक बार 3 का 3a प्लस बी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 7 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 से, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। अब समीकरण 3 एवं 4 से वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ पे हम पहले a और b की जगह पे हम चर क्या लेते थे, x और y। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे हम a और b लिखते हैं। फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं a अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे -4 का 4 में और इस -9 का -6 में, ये हमने पहले से लिख दिया है। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें।
ये हो जाएगा a अपॉन -4 इंटू 4 -9 इंटू -6 इक्वल टू b अपॉन -6 इंटू 1 -4 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -9 -1 इंटू -4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन -16 -54 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b अपॉन -6 -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन -18 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -16 और -54 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस ही रहेगा तो ये आ जाएगा a अपॉन -70 इक्वल टू b अपॉन हो जाएगा -14 इक्वल टू 1 अपॉन -14 हो जाएगा। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि इन तीनों में -14 कॉमन हो रहा है, माइनस साइन तीनों में है और 14 सब में है, इसमें भी है इसमें भी है और 14 के टेबल में भी 17 आता है तो इसमें से भी 14 कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a अपॉन 15 यानी 14 5 जा होता है 70, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a अपॉन 5 इक्वल टू b अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अतः a इक्वल टू 5 हो जाएगा और b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए बच्चों सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए उन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 3x + y = 1। सेकंड नंबर इक्वेशन है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी हल न होने की कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब किसी भी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के तथा b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन b1 b2 बराबर नहीं है c1 और c2 के। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं इसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से, और यही कंडीशन लगाते हैं a1 a2 बराबर है b1 b2 के तथा b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2k - 1 3/2k - 1 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है गुणांक तो 1 मान लेते हैं। 1 अपॉन ये यहाँ पे इसका y का गुणांक ये है तो k - 1 हो जाएगा, बराबर नहीं है 1 अपॉन यानी कि c1/c2 के। c1 हो गया 1 और c2 हो गया 2k + 1। यहाँ पे हो जाएगा 1/2k + 1। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है पर ये बराबर नहीं है, इसलिए इसको साइड कर देते हैं और इन दोनों का तेरिया गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का k - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 × 1 = 3k - 3 हो जाएगा, और ये 2k - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो वही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, ये +2k है इधर आएगा तो -2k हो जाएगा इक्वल टू, ये -1 है इधर -3 है उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 3k में 2k माइनस हो जाएगा तो k आएगा, k = -1 + 3 = हो जाएगा 2, यानी कि k = 2 आ जाएगा। अतः k = 2 होगा। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसको हमें प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसके लिए आपको जो मेथड इजी लगे उसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 8x + 5y = 9। सेकंड नंबर इक्वेशन है 3x + 2y = 4। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं।
तब समीकरण 2 से 3x + 2y = 4 इक्वेशन सेकंड है। अब 2y = 4, 3x को ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 - 3x। अब y को रहने देते हैं, ये 2 इंटू में है उधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा तो y = हो जाएगा 4 - 3x/2। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे y है, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8x + 5 इंटू ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है हमने 4 - 3x/2 = 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x + 20 - 15x = 18। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16x - 15x हो जाएगा इक्वल टू, इधर 18 है ये +20 है तो उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। 16x में 15x जाएगा तो ओनली x बचेगा और 18 में 20 माइनस होगा तो -2 आएगा, इसलिए x = यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। आपका जहां मन करे आप x की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में ना पुट करके x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में भी x की जगह पे उसी x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हमें y की वही वैल्यू मिलेगी जो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर मिलेगी। हम यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू ये x की वैल्यू हमने पुट की है -2 + 5y = 9। 8 2 जा -16 + 5y = 9। ये 5y इधर रन देते हैं, -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। ये y = 25, ये इंटू में 5 है इधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/5। 5 5 जा 25 होता है तो y = 5 आ गया। अतः x = -2 एवं y = 5 होगा। अगर आप इसको चाहें तो वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है 4th का। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास है जिसका मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि जो छात्र A 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 व्यय करने पड़ते हैं, 1000 रुपए देने पड़ते हैं छात्रावास के व्यय के लिए, तथा जो 26 दिन भोजन करता है B नंबर वाला छात्र उसको 1180 रुपए देने पड़ते हैं छात्रावास के व्यय के लिए। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो एक भाग छात्रावास का एक भाग नियत है व्यय का और एक भाग इस पर डिपेंड करता है, बाकी भाग कि बच्चे जो हैं वो भोजन करते हैं और उस भोजन का कितना रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करते हैं यानी कि देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपए है, यानी कि जो छात्रावास के व्यय के लिए एक भाग नियत है उसका व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय जो है वो 22 रुपए है। तो प्रश्नानुसार बोल रहे हैं ये x है, ये जो है ये नियत व्यय है तो ये हो जाएगा x + 20y, यानी 20 दिन जो छात्र भोजन करता है उसने टोटल कितने नियत व्यय और भोजन करने वाले व्यय दोनों को मिला के यानी उन दोनों का कुल योग यानी जोड़ना, उन दोनों का कुल योग कितना रुपए देता है 1000 रुपए देता है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का। 20 दिन A नंबर वाला छात्र भोजन करता है तो 20 दिन और ये नियत व्यय दोनों का मिला के टोटल 1000 रुपए
छात्रावास को देता है, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। इसी तरह सेकंड नंबर इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड नंबर इक्वेशन में हम देखते हैं कि सेकंड नंबर वाला जो छात्र है, बी नंबर वाला छात्र, वह कितने दिन भोजन करता है तथा वह कितने रुपए पेड करता है। तो नियत व्यय तो सेम रहेगा, x प्लस अब वो 26 डेज यानी 26 दिन वह भोजन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 बाई 26 दिन का भोजन का व्यय मिला के और ये नियत व्यय मिला के वह बी नंबर वाला छात्र 1180 या 1180 रुपीज पेड करता है। सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 26 बाई इक्वल टू 1180 या 1180। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ये सेकंड नंबर इक्वेशन में फर्स्ट नंबर इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समान पद है और अपोजिट साइन है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और 26y में 20y माइनस होगा तो 6y आएगा। यहाँ पे 1180 में 1000 माइनस होगा तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन ये इंटू में 6 है तो डिवाइडेशन में जाएगा। अब ये डिवाइड होगा 6 3 जा 18 होता है तो y इक्वल टू यहाँ पे 30 रुपीज आ जाएगा। अब y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यानी कि y की जगह पे इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 20, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं 30, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000। x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 600, x इक्वल टू 400 आ जाएगा। अब x को हमने क्या माना था, छात्रावास के व्यय के लिए नियत वाला व्यय, अतः नियत व्यय 400 रुपीज यानी 400 रुपए एवं प्रतिदिन का जो भोजन का व्यय है जिसको हमने बाई माना था वो 30 रुपए हो जाएगा। आइए बच्चों 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि कोई भिन्न है वह 1/3 हो जाती है जब उस भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है यानी 1 माइनस किया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 को जोड़ दिया जाता है यानी कि ऐड कर दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना भिन्न का अंश x एवं भिन्न का हर y है, तो वह भिन्न x बटे y हो जाएगी। भिन्न का अंश जो है वो x है और हर y है तो वह भिन्न x बटे y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले बोल रहा है कि जो x बटे y ये भिन्न है, इसमें जब 1 माइनस कर देंगे उसके अंश से तो वह 1/3 के इक्वल हो जाएगी यानी 1/3 के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले इक्वेशन हम इससे बनाते हैं, इसके लिए हम इसका इन दोनों का तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू बाई एकम बाई यानी y 1 जा बाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू बाई। अब y को इधर लाएंगे और 3 को उधर साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल टू 3। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड टर्म पे आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, सेकंड टर्म पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी भिन्न में जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह 1/4 के बराबर हो जाती है, यानी कि 1/4 के इक्वल हो जाती है जब उसके हर में 8 प्लस कर देंगे या 8 को ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन y प्लस 8। चूंकि हर में 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है इसलिए y में 8 जोड़ देते हैं तो ये भिन्न हो जाती है 1/4 के बराबर। अब इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू ये y प्लस 8 1 जा y प्लस 8 आ जाएगा।
अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4x, ये y इधर लाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि सेकंड नंबर इक्वेशन में फर्स्ट नंबर इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस करने पर इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप यहाँ इस पद को देख सकते हैं कि दोनों पद समान है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4x में 3x माइनस होगा तो x आएगा, और 8 में 3 माइनस होगा तो 5 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब x की इस वैल्यू को या x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर फर्स्ट नंबर इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन में x की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। माइनस वाई ये इधर रहेगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 माइनस ये 15 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब x को हमने हर अंश माना था और हर को y, अब x का मान रख देंगे x की जगह पे और y का मान रख देंगे y की जगह पे। x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12, तो ये हो जाएगा 5/12, यानी कि अतः भिन्न का मान 5/12 या 5/12 हो जाएगा। आइए बच्चे फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं? यानी कि यश ने एक पेपर दिया जिसमें उसने कुछ सही उत्तर दिए और कुछ गलत उत्तर दिए, तो उसमें टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, यानी जिस प्रश्न के उसने सही उत्तर दिए उसकी संख्या x है, तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, यानी जिसके उसने गलत उत्तर दिए उन प्रश्नों की संख्या y हमने माना है। इस प्रकार टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या सही और गलत दोनों प्रश्नों को मिलाकर, जिसके उसने सही उत्तर दिए और जिसके गलत उत्तर दिए, दोनों प्रश्नों को मिलाकर उसकी संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार, जब उसे सही उत्तर पर, सही उत्तर हमने x को माना है, गलत उत्तर हमने y को माना है। सही उत्तर पर जब उसे 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, कटौती की गई यानी कि माइनस किया गया, तब उसे टोटल कितने नंबर मिले? 40 नंबर मिले। यानी कि जब यश को 40 नंबर मिले तो उसे सही उत्तर पर 3 नंबर दिए गए और 1 अंक की कटौती की गई, यानी ये गलत नंबर है, गलत उत्तर देने वालों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या है, 1 अंक की कटौती की गई, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में जब उसने 4 प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक पाए और उसमें 2 अंक की कटौती की गई, तब उसने कुल 50 अंक अर्जित किए, यानी उसको टोटल 50 मार्क मिले। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त किए तो 1 अंक की कटौती हुई, यानी कि 1 नंबर माइनस हुआ, तब उसने टोटल 40 नंबर पाए। और जब उसने 4 नंबर प्रत्येक सही उत्तर पर पाया और 2 अंक की कटौती की गई, यानी जिसको उसने गलत आंसर दिया था उसमें 2 अंक की कटौती की गई, तब उसे टोटल 50 नंबर मिले। तो हमें टोटल क्वेश्चन की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6x माइनस 2 1 जा
2 माइनस 2y इक्वल टू 2 4 जा 8 यानी 80 इक्वल टू 80। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन थर्ड हमें मिलेगी, जो थर्ड नंबर इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। इसके लिए आप लोग ज्यादा नहीं सोचिएगा, इसलिए हमने इसलिए किया है जिससे हम इसको आसानी से समान पद करके सॉल्व कर सकें और x और y यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर सकें। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों पद अब समान हो चुके हैं और पहले जो था इसमें से कोई पद नहीं मिल रहा था। इसमें से भी आप प्रतिस्थापन मेथड यूज करके यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करके इसमें से भी x और y का मान निकाल सकते थे, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलेगी 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 में 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समान पद है, अपोजिट साइन है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6x में 4x माइनस होगा 2x आ जाएगा, 80 में 50 माइनस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस y इक्वल टू 40। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 3 जा 45 माइनस y इक्वल टू 40 माइनस y इक्वल टू ये प्लस 45 है तो उधर जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस 5 आएगा, ये माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मानी है x प्लस वाई, तो जो x की वैल्यू आई है और जो y की वैल्यू आई है उन दोनों को काउंट कर देंगे तो यस ने कुल कितने प्रश्नों के सही और गलत मिला के उत्तर दिए उन प्रश्नों की संख्या हमें मिल जाएगी। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, ये हमने x प्लस वाई माना था तो यहाँ पे x और y की जगह पे x और y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। यानी अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी यानी कि 20 होगी। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करेंगी तो उनकी सापेक्षिक चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी तथा जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो उनकी सापेक्षिक चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करेंगी तो उनकी सापेक्षिक चाल जो है वह x माइनस y हो जाएगी। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी टोटल कितनी दी गई है 100 किलोमीटर की, और जब दोनों एक ही दिशा में गति करती हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल x माइनस y है इक्वल टू 5, यानी कि जब दोनों 5 घंटे पश्चात मिलेंगी, अगर वो दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे पश्चात मिलेंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल x माइनस वाई है और दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला भी आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और 100/5 होगा तो 25 जो हो जाता है 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी कार के लिए भी देख लेते हैं। जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करेंगी, अभी एक ही दिशा में गति कर रही थी तो उनकी सापेक्षिक चाल x माइनस वाई थी, लेकिन जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो उनकी सापेक्षिक चाल हमने माना है x प्लस वाई। इसके लिए भी चाल बराबर दूरी बटे समय रख लेंगे, तो चाल x प्लस वाई जब एक ही
एक दूसरे की ओर गति करेंगी, दूरी वही 100 किलोमीटर की रहेगी, फिर वो 1 घंटे पश्चात मिलेगी केवल। तो एक रखने का कोई मतलब नहीं है, एक रखें या ना रखें, एक से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये समान पद है और अपोजिट साइन है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा और 100 में 20 ऐड होगा तो 120 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 120 अपॉन 2 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का ये मान यानी x की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 देखते हैं और x की जगह पे जो x की वैल्यू आई है 60 उसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस ये प्लस 60 है उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 आएगा, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अतः पहली कार की चाल हमने x माना था, x की वैल्यू 60 आई है, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल हमने y माना है, तो दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, y की वैल्यू 40 आई है। आइए बच्चों 4 का 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल x y वर्ग इकाई होगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो जब लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर x y वर्ग इकाई हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन बोलता है, जब आयत के क्षेत्रफल में ये जो क्षेत्रफल आया है x y, ये इसके क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है, 9 की कमी हो जाती है, कमी यानी कि माइनस करना है, घटाना है, कमी हो जाती है जब उसके लंबाई में 5 घटा दिया जाए तथा चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कब होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी आती है जब उसकी लंबाई में 5 घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब सेकंड टर्म पे हम देखते हैं कि बोलता है कि उस आयत के क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि यानी बढ़ जाता है, इसलिए इसको जोड़ देंगे। कमी आ रही थी इसलिए इसको माइनस किए थे, अब बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है, इसके लिए हम प्लस करेंगे। आयत के क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है जब उसकी लंबाई में 3 इकाई और जोड़ देते हैं, 3 और जोड़ देते हैं तथा चौड़ाई में 2 और जोड़ देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 6 अपॉन 3। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। x के इस मान को हम समीकरण 2 में जहां पर x है उसकी जगह पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5y प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10y प्लस 12 प्लस 9y इक्वल टू 183।
इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई और ये 9 बाई हो जाएगा 19 बाई, ये 183 में ये 12 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो याद आएगा 171 बाई इक्वल टू 171 अपॉन 19 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 19 9 जा होता है 171, तो बाई की वैल्यू आ गई 9। बाई का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो ये समीकरण 1 है यहाँ पे बाई की वैल्यू जो 9 आई है उसको बाई की जगह पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, x इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन 3। आप जानते हैं कि 17 3 जा होता है 51, तो x इक्वल टू हो जाएगा 17। अतः आयत की लंबाई यानी जिसको हमने x माना था 17 इकाई तथा चौड़ाई जिसको हमने बाई माना है ऊपर वो 9 इकाई हो जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।